नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। चीन में होने वाले विक्ट्री परेड से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मुलाकात पर सख्त प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और तंज कसते हुए चीन को याद दिलाया कि उसकी आजादी में अमेरिकी सैनिकों का खून बहा है। बीजिंग में बुधवार को जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ परेड होने वाली है, जिसमें पुतिन और किम दोनों शामिल हुए। इस बीच ट्रंप का वहां ना जाना और उनकी नाराजगी साफ तौर पर अमेरिका की कूटनीतिक दूरी को दिखाता है। भारत को लेकर भी ट्रंप का रवैया कड़ा रहा है। उन्होंने 50% तक टैरिफ लगाया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में पुतिन और जिनपिंग के साथ नजर आए, जिससे ट्रंप अपने खिलाफ संदेश मान रहे हैं। ये पूरा मामला बताता है कि ट्रंप अक्सर अपनी कूटनीतिक असुरक्षा और सार्वजनिक बयानों में उभरते हैं, जहां बाकी देश रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ट्रंप का अंदाज टकराव भरा दिखता है। इससे अमेरिका की स्थिति सहयोगी ताकत के बजाय नाराज और अलग थलग पड़े देश जैसी नजर आती है। बीजिंग में विक्ट्री परेड से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। शरीफ ने साफ कहा कि उन्हें भारत रूस की दोस्ती से दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ मजबूत रिश्ते चाहता है। उन्होंने पुतिन की जमकर तारीफ करते हुए क्षेत्रीय विकास में साझेदारी की बात कही। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन गए थे और वहाँ उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। मोदी ने चेतावनी दी कि आतंकवाद पर दोहरी नीति किसी के लिए भी नुकसानदेह साबित होगी। पाकिस्तान इस मामले पर बैकफुट पर दिखा। शहबाज शरीफ की कूटनीतिक कोशिश पाकिस्तान की पुरानी रणनीति जैसी लगती है, भारत के करीबी देशों से खुद भी फायदा उठाने की जुगत। लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके बयानों को गंभीरता से नहीं लेगी। रूस से नजदीकी की मांग सिर्फ दिखावे की डिप्लोमेसी प्रतीत होती है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू की। 5 दिनों तक हजारों समर्थक राज्य भर से मुंबई पहुंचे, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। हालांकि मुंबई पुलिस की सूझबूझ और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और हालात कभी बेकाबू नहीं हुए। पुलिस ने 1500 जवानों और केंद्रीय बलों को तैनात किया था। भीड़ कई बार सड़कों पर बैठ गई, लेकिन जारंगे के वीडियो कॉल पर प्रदर्शनकारी हट गए। इस दौरान मंत्रालय, बीएससी, मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया तक भीड़ पहुंची। फिर भी पुलिस ने संयम से स्थिति संभाली। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि आंदोलन की वजह से मुंबई ठप हो रही है और सड़कों को खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मैदान खाली किया और जारंगे ने अनशन खत्म किया। सरकार ने जारंगे की 8 में से 6 मांगे मान ली। इनमें हैदराबाद, सतारा और औंध गजट लागू करना, दर्ज मुकदमों की वापसी, मृतकों के परिजनों को 15 करोड़ रुपए और नौकरी, 58 लाख कुनबी नोंदी सार्वजनिक करना और वंशावली समिति को कार्यालय व समय विस्तार देना शामिल है। वहीं मराठा कुनबी 1 का जीआर और सगे सोयरे प्रमाण पत्र की प्रक्रिया अभी अधूरी है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 3 से 6 सितंबर तक भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे अपनी पत्नी ओम ताशी डोमा के साथ धार्मिक स्थलों जैसे कि अयोध्या और गया भी जाएंगे। दिल्ली में वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा करेंगे। तोब्गे फरवरी 2025 में भी 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उस समय उन्होंने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई और गुरु बताया था और कहा था कि उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं ताकि भूटान में सार्वजनिक सेवा को और बेहतर बना सके। तोब्गे ने अपने संबोधन में हिंदी का उपयोग भी किया, जिसकी खूब सराहना हुई। फरवरी यात्रा के दौरान तोब्गे ने पीएम मोदी के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना एवं प्रसारण मंत्री किरण रिजिजू और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। भारत और भूटान के बीच रिश्ते भरोसे, सद्भावना और आपसी समझ पर आधारित रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार तोब्गे की बार-बार होने वाली यात्राएं इस विशेष साझेदारी और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवाद की परंपरा का प्रतीक है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने फेमस रेस्टोरेंट बेस्टियन बांद्रा को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इमोशनल नोट में उन्होंने लिखा कि ये एक युग का अंत है। बेस्टियन ने शहर को अनगिनत यादें और नाइट लाइफ को नया रंग दिया, लेकिन अब ये अलविदा कह रहा है। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट को फेयरवेल देने के लिए करीबी मेहमानों के लिए एक खास नाइट आयोजित होगी। शिल्पा ने आगे कहा कि बेस्टियन की लेगेसी खत्म नहीं होगी, बल्कि नया अध्याय बेस्टियन एट द टॉप के साथ जारी रहेगा, जहां गुरुवार नाइट को लोकप्रिय आर्कन अफेयर भी शिफ्ट होगा। आपको बता दें कि 2016 में शिल्पा शेट्टी और रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा की पार्टनरशिप में शुरू हुआ बेस्टियन बांद्रा अपने सी फूड और आलीशान माहौल के लिए बेहद मशहूर था। ये बॉलीवुड और हाई प्रोफाइल पार्टियों का हॉटस्पॉट भी बन गया था। रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला उस समय आया है जब शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा पर मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने 7.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। बिजनेसमैन दीपक कोठारी का आरोप है कि कपल ने उनकी रकम को बिजनेस विस्तार के नाम पर लिया, लेकिन इसे निजी खर्चों में इस्तेमाल किया। ये रकम शिल्पा और राज की अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डी टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी बताई जा रही है। कोठारी का कहना है कि 2015 से 2023 तक उन्होंने किश्तों में ये पैसा निवेश किया। अब EOW मामले की जांच कर रही है। वहीं शिल्पा और राज ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एशिया कप 2025 से पहले खेले जा रहे त्रिकोणीय T20 सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हराकर बड़ा झटका दिया। शारजाह में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। इब्राहिम जारदान और सदीकुल्ला अटल ने शानदार पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे 151 रन ही बना सका। हारिस राउफ ने अंत में नाबाद 34 रन ठोके, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। अफगानिस्तान के स्पिनर्स राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद और फजल फारूकी ने 2-2 विकेट झटके। इस जीत के बाद अफगानिस्तान ने साबित कर दिया है कि वे अब सिर्फ उभरती नहीं बल्कि मजबूत T20 टीम है और एशिया कप में खिताब की दावेदार बनकर उतरेगी। GST काउंसिल की बैठक आज से शुरू हो रही है, जिस पर देश दुनिया की नजरें टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी के GST रिफॉर्म ऐलान के बाद इसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में मौजूदा 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर सिर्फ 5% और 18% की दरें रखने का प्रस्ताव है। वहीं लग्जरी कार, SUV, तंबाकू, पान मसाला जैसी वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लागू हो सकती है। घी, मेवे, दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, सस्ते जूते, परिधान जैसी वस्तुओं को 12% से घटाकर 5% स्लैब में लाने की संभावना है। वहीं टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी वस्तुओं पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स दर को लेकर असहमति है। केंद्र जहां 5% रखना चाहता है, वहीं मंत्री समूह ने 18% का समर्थन किया है। विपक्षी शासित राज्य मांग कर रहे हैं कि 40% टैक्स होने वाले अतिरिक्त कमाई में राज्यों को भी हिस्सा दिया जाए, ताकि उनके राजस्व घाटे की भरपाई हो सके। बाराबंकी की श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मामला गंभीर रूप ले चुका है। दरअसल विश्वविद्यालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता का नवीनीकरण नहीं कराया, जिससे छात्रों के करियर पर संकट खड़ा हो गया। इसी को लेकर छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 20 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाँच के आदेश दिए और दोषी अधिकारियों पर FIR दर्ज कराने को कहा। उच्च शिक्षा मंत्री ने भी माना कि विश्वविद्यालय की लापरवाही से छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। जांच में अवैध वसूली, छात्रों की मांगों को दबाना और बाहरी तत्वों को शामिल करने से गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि पुलिस हस्तक्षेप अनुचित था और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय न मिला तो आंदोलन तेज होगा। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। ये मामला केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की कई निजी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करते हैं। फीस वसूली, मान्यता में लापरवाही और छात्रों की आवाज गंवाने का सिलसिला आम हो चुका है। शिक्षा संस्थान व्यापारिक घरानों में तब्दील हो चुके हैं, जहां छात्रों का भविष्य सिर्फ मुनाफे की कीमत पर दांव पर लगाया जाता है। सरकार और नियामक निकायों को सख्ती से ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के सपनों के साथ खिलवाड़ न हो।
भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लॉन्च किया है। सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। इसरो से तैयार ये प्रोसेसर स्पेस मिशनों और लॉन्च व्हीकल्स में काम आएगा। वैष्णव ने कहा कि ये तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स बन रही हैं, जिनमें से एक का पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और आने वाले महीनों में 2 और उत्पादन शुरू करेंगे। भारत की तेजी से बढ़ती चिप इंडस्ट्री में क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया जैसे दिग्गज कंपनियों के डिजाइन सेंटर पहले से मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारत से हैं। सरकार ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021 के तहत 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर निवेश आकर्षित किया है। विक्रम प्रोसेसर का लॉन्च दिखाता है कि भारत अब विदेशी चिप्स पर निर्भर नहीं रहेगा और जल्द ही वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर चीन ने बीजिंग के तियानमेन चौक पर भव्य सैन्य परेड आयोजित की। इसमें जेट लड़ाकू विमान, मिसाइलें, ड्रोन और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समेत कई नए हथियार पहली बार सार्वजनिक किए गए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और 26 विदेशी नेताओं का स्वागत किया। पड़ोसी देशों से पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, नेपाल के PM KP शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी शामिल हुए। किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए के साथ पहुंचे। बीजिंग में शी, पुतिन और किम की मौजूदगी को अमेरिका और जापान के लिए कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जापान ने विश्व नेताओं से इसमें शामिल न होने की अपील की थी, लेकिन चीन ने इसे अपनी वैश्विक छवि और शक्ति प्रदर्शन का अवसर बनाया। प्रदर्शित हथियारों में शामिल थे J-20S और J-35 फाइटर जेट, DS-17 व DF-26D हाइपरसोनिक मिसाइलें, DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम, GJ-11 ड्रोन और CJ-1000 क्रूज मिसाइल, टाइप 99D बैटल टैंक और H-6J बॉम्बर। इस परेड ने चीन के सैन्य आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रभाव को दिखाने का स्पष्ट संदेश दिया। इस साल चारधाम यात्रा जलवायु संकट की चपेट में रही। 30 अप्रैल से 31 अगस्त तक 55 दिन ऐसे रहे जब कोई श्रद्धालु चारों धाम तक नहीं पहुंच सका। 89 दिन यात्रियों की संख्या 1000 से कम रही। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बार बार भूस्खलन और बारिश से मार्ग बाधित हुआ। SDC फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार ये हाल के सालों का सबसे बाधित सीजन रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर जलवायु जनित आपदाओं से निपटने के उपाय नहीं किए गए तो ये यात्रा पहाड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कमजोर कड़ी बन सकती है। समाधान के लिए जलवायु संवेदनशील सड़क निर्माण, बेहतर जल निकासी, रियल टाइम मौसम मॉनिटरिंग और आपदा सुरक्षित आश्रय विकसित करने की जरूरत बताई गई है। क्लब में हमारा मानना है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा उतनी ही सार्थक होनी चाहिए जितनी कि उसकी मंजिल। 10 सालों से भी अधिक समय से हम श्रद्धालुओं को भारत के सबसे पवित्र स्थलों, जिनमें अयोध्या, काशी, मथुरा शामिल हैं, इन सब से जोड़ते हैं। रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित हमारे विशेषज्ञ मार्गदर्शक एक प्रामाणिक और गहन संतुष्टिदायक अनुभव सुनिश्चित करते हैं। हमने 120 से अधिक गंतव्यों की 500 से अधिक तीर्थ यात्राओं में 15,000 से अधिक प्रसन्न श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है, जिससे आपकी यात्रा आरामदायक, किफायती और आध्यात्मिकता से भरपूर बने। हमारी तेज, विश्वसनीय और किफायती यात्राओं के साथ आपका एकमात्र ध्यान आपकी भक्ति पर है। रामायण क्लब को अपनी तीर्थ यात्रा को एक यादगार अनुभव बनाने का मौका दें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें।